उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये तुमने क्या किया? ये तो इंतहाई ताकतवर आदमी है। ये तुमने किस तरह लम्हों में उसे ख़त्म कर दिया? बटरफ्लाई ने तहखाने में दाखिल होते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम ऊपर रोशनदान से झांक रही थी, अगर उसे शक पड़ जाता तो? इमरान ने करख्त लहजे में कहा। नहीं, ये खासा ऊपर था, इसलिए जब तक ये ख़ास तौर पर सर ऊपर करके ना देखता ये मुझे ना देख सकता था, और मैं अपने बचाव के लिए देख रही थी। मुझे यकीन था कि ये तुम दोनों के बस का रुग नहीं, इसलिए मैं फ़ैसला कर लिया था कि जैसे ही ये तुम पर काबू पाएगा मैं अंदर से निकाल कर फायर खोल दूँगी। मैंने तो नहीं देखा। इमरान ने हैरान होकर कहा, और बटरफ्लाई ने मुस्कुराते हुए पहनी हुई बड़े घेरे की जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर निकाल दिया। अरे, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? तुम बस इस पर गिर जाती तो इसकी रूह परवास कर जाएगी। इमरान ने हंसते हुए कहा, ये इतना भी कमज़ोर आदमी नहीं जितना तुमने उससे समझ लिया है, लेकिन तुम वाकई ही कोई जादूगर हो, वरना मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि इस जैसे आदमी का खात्मा तुम इतनी आसानी से कर लोगे। बटरफ्लाई ने तनवीर के पीछे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते हुए कहा। तनवीर सरिंको को उठाए हुए आगे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, जबकि इसके पीछे बटरफ्लाई और सबसे आखिर में इमरान था। ये ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ बेहोश हुआ है। अगर इसे इतनी आसान मौत मार रहा होता तो फिर ऊँट से एक गोली ही उसकी खोपड़ी पर तोड़ने के लिए काफ़ी थी। हमने इससे मालूमात हासिल करनी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और बटरफ्लाई ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद वो सब एक बार फिर उसी सीटिंग रूम में पहुंच चुके थे। इमरान के कहने पर तनवीर ने जरिंको को एक कुर्सी पर बिठाया और इमरान तहखाने से उठाया हुआ रस्सी का बंडल खोलकर जरिंको को कुर्सी से इस तरह बांध दिया। अब ये कुर्सियां हटा दो, इमरान ने तनवीर से कहा, और तनवीर ने यहाँ एक तरफ कुर्सियां कर दी। इमरान ने जरिंको का सर एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ उसके कांधे पर रखकर उसने इसके सर को मखसूस अंदाज में झटका दे दिया तो हल्की सी कटक की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही जरिंको की टेढ़ी गर्दन सीधी हो गई और इमरान पीछे हट गया। जरिंको के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लग गए। तुम जिस कुर्सी को मजबूत समझो उस पर बैठ जाओ, इमरान ने बटरफ्लाई से मुखातिब होकर कहा। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र ना करो, लेकिन याद रखना कि मैंने इससे इंतकाम लेना है, बटरफ्लाई ने जवाब दिया, और इमरान ने अस्मात में सर हिला दिया। उसी लम्हे जरिंको की करहा की आवाज़ सुनाई थी। इसकी आंखें खुल गई थी, लेकिन इनमें अभी शऊर की चमक नहीं आई थी। आहिस्ता आहिस्ता उनमें शऊर की चमक नमूदार होने लग गई। तुम कौन हो? ओह, तुम बटरफ्लाई, जरिंको ने बेइख्तियार कहा। उसके साथ ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बंधा होने की वजह से जाहिर है सिर्फ कसमसा कर ही रह गई। तुमने देखा जरिंको, तुम अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, कुदरत ने तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर आदमी भेज दिए हैं। अब तुम हकीर चूहे की तरह बेबस हुए बैठे हो, बटरफ्लाई ने आगे बढ़ते हुए तलख लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने जरिंको के मुंह पर इंतहाई नफरत भरे अंदाज में थूक दिया, मगर इमरान उसे पीछे हटने का इशारा किया। जरिंको का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह मसख हो गया कि जैसे वो इंसान की बजाय कोई इंतहाई हकीर मखलूक हो। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। इमरान ने आगे बढ़कर उसकी जैकेट की साइड जेब से नजर आने वाला सुर्ख रंग का रुमाल खींचा, फिर इस रुमाल से उसने उसका चेहरा साफ कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि जब तक उसका चेहरा साफ नहीं होगा नफसियाती तौर पर जरिंको का जहन नॉर्मल ना हो सकेगा और उससे मालूमात हासिल करनी थी। चेहरा साफ करके इमरान ने रुमाल एक तरफ फेंक दिया, और अब जरिंको का बुरी तरह मसख हुआ चेहरा तेजी से नॉर्मल होता चला गया। तुम कौन हो? मेरे साथी, वो आदमी, ये सब क्या है? जरिंको ने होंठ भींचते हुए कहा। जरिंको, तुम्हारे आदमी हलाक कर दिए गए हैं और इनकी लाशें दूसरे कमरे में पड़ी हैं। जब तक हमारा ताल्लुक है तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम्हें अपने बारे में बताना भी फजूल है। हम तुमसे सिर्फ चंद मालूमात हासिल करने आए हैं। तुम्हारी साबका बीवी मैडम बटरफ्लाई ने हमारी मदद की, उन्हें इसका मशकूर होना चाहिए कि उसकी वजह से तुम्हें सिर्फ 4 साथी हलाक हुए, वरना जाहिर है हम क्लब के फ्रंट से अंदर दाखिल होते और तुम तक पहुंचते, और हो सकता था कि इस दौरान तुम्हारे सारे साथी ही ख़त्म हो जाते, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या पूछना चाहते हो? जरिंको ने होंठ भींचते हुए कहा। सुनो, हमें मालूम है कि जुपिटर की तरफ से बर्कले को भेजे जाने वाले पैकेट को तुमने रॉजर क्लब के काउंटर से वसूल किया था। हमने ये पूछना है कि तुमने ये पैकेट कहाँ पहुँचाया है, इमरान ने कहा। बर्कले को दिया था, वो मेरी रिहाइशगाह पर मौजूद था, जरिंको ने जवाब देते हुए कहा। ये बर्कले अब कहाँ है? इमरान ने पूछा। फ्लोरिडा में होगा, और कहाँ हो सकता है? वो वहीं बता रहे थे, फ्लोरिडा का किंग है वो, जरिंको ने जवाब दिया। इसका अड्डा? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम,
میں کبھی اس کے پاس نہیں کیا۔ ویسے وہ انتہائی مشہور آدمی ہے، اس لیے تم راہ جاتے کسی آدمی سے پوچھو گے تو وہ بھی تمہیں اس کا پتہ بتا دے گا۔ زرینکو نے جواب دیا۔ اس کا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ خود ایک بہت بڑی اور بین الاقوامی تنظیم وائٹ بلڈ کا سرکندہ ہے، زرینکو نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ اور قد و قامت بتاؤ، عمران نے پوچھا، اور زرینکو نے تفصیل سے حلیہ بتا دیا۔ تم اس سے کس فون نمبر پر بات کرتے ہو؟ عمران نے پوچھا، اور زرینکو نے جواب میں فون نمبر بتا دیا۔ بوکر، دیکھو یہاں کوئی فون بھی ہے، عمران نے مڑ کر تنویر سے کہا۔ اسی کمرے میں ہے، الماری کھولو، اس میں فون پیس موجود ہوگا، پلگ لگا دو، زرینکو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے اطمینان سے تمام سوالات کا فوری جواب دیتا چلا جا رہا تھا، اور عمران سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ اس کی ان جوابات سے اس کے خیال کے مطابق اس پر کوئی اثر پڑتا تھا اور نہ برکلے پر۔ اس دوران تنویر فون نکال کر میز پر رکھ چکا تھا، پھر اس نے پلگ لگا دیا۔ فلوریڈا کا رابطہ نمبر کیا ہے؟ عمران نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، اور زرینکو نے رابطہ نمبر بتا دیا۔ عمران نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، اور ساتھ ہی اس نے تنویر کو مخصوص اشارہ کیا تو تنویر نے آگے بڑھ کر زرینکو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی تھی۔ زرینکو بول رہا ہوں، عمران کے منہ سے زرینکو کی آواز نکلی۔ اوہ، تم کیوں کال کیا؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ایک آدمی کو میں نے پکڑا ہے، وہ میرے کلب کے ایک آدمی سے وائٹ بلڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے میں نے پوچھ گچھ کی تو اس کا کہنا ہے کہ وہ مافیا کا آدمی ہے۔ اس کا نام ٹالبری بتا رہا تھا۔ ایک کریمی ہے، میں نے اس لیے فون کیا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اگر یہ واقعی مافیا کا آدمی ہے تو پھر تو، عمران نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ آدمی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میرے سامنے کرسی پر بندہ بیٹھا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اس سے میری بات کراؤ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹالبری اسپیکنگ، عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور کیوں وائٹ بلڈ کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ دوسری طرف سے انتہائی کرخت لہجے میں کہا گیا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا، تم یہ باتیں مافیا کے نارتھ زون کے چیف ہنری آرنلڈ سے پوچھ لو، وہ خود ہی تمہیں جواب دے گا، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلو زرینکو، دوسری طرف سے دوبارہ آواز سنائی تھی۔ یس، عمران نے اس بار زرینکو کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ زرینکو، اس آدمی کو میرے پاس یہاں فلوریڈا بھجوا دو، میں خود اس سے سب کچھ پوچھ لوں گا، لیکن محتاط رہنا، مافیا کے ایجنٹ بے حد تیز ہوتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کہاں بھجواؤں؟ عمران نے پوچھا۔ پتہ نوٹ کر لو، کوٹھی نمبر 676، ایگلز کالونی، فلوریڈا، وہاں میرے آدمی موجود ہوں گے۔ تمہارے آدمی صرف تمہارا نام لیں گے تو میرے آدمی اس آدمی کو وصول کر لیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں انتظامات کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، اور تنویر بھی پیچھے ہٹ گیا۔ زرینکو کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اگر برکلے تمہیں فون کرے تو کیا اس فون پر رنگ آئے گی یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جب تک یہ فون آن رہے گا رنگ یہی آئے گی، لیکن میری آواز اور لہجے کی نقل کیسے کر لی کہ برکلے جیسا ہوشیار آدمی بھی فرق محسوس نہیں کر سکا، اور میں اگر تمہیں اپنی آنکھوں سے بولتا نہ دیکھ سکتا تو میں کبھی یقین نہ کرتا، زرینکو نے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا جواب دیتا، میں اس پر رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس کا منہ بند کر دو، یہ برکلے کی کال ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تنویر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک بار پھر زرینکو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے زرینکو کے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، کیونکہ برکلے پر یہ تو ظاہر نہ کر سکتا تھا کہ اس سے اس کی کال کی توقع تھی، اس لیے اس نے زرینکو کے عام لہجے پر یس کہا تھا۔ برکلے بول رہا ہوں زرینکو، دوسری طرف سے وہی آواز سنائی تھی۔ اوہ، آپ، عمران نے کہا۔ وہ جان بوجھ کر کم سے کم الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ میں نے اس لیے کال کیا ہے کہ تمہیں ایک بار پھر خبردار کر دوں کہ اس آدمی کو بھیجتے ہوئے انتہائی محتاط رہنا، برکلے نے کہا۔ بالکل کروں گا، میں مافیا سے تو ٹکرا ہی نہیں سکتا، عمران نے کہا۔ اس کی فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا، لیکن پھر بھی تم محتاط رہنا، اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کی پوری طرح تسلی ہو گئی ہوگی، عمران نے کہا، اور پھر بٹر فلائی کی طرف مڑ گیا۔ میڈم بٹر فلائی، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، چونکہ زرینکو نے ہم سے تعاون کیا ہے، اس لیے ہمیں تو اس پر تشدد کرنے کی ضرورت نہیں آئی۔
اگر تم واقعی ہی اس سے انتقام لینا چاہتی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے ایسا انتقام لوں گی کہ اس کی روح بھی صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔ اس نے میری جوانی کو بے دردی سے پامال کیا، پھر مجھے ٹھڈے مار کر نکال دیا۔ یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو درندہ ہے، درندہ، اور درندے بھی اتنے کمینے نہ ہوں گے جتنا کمینہ یہ ہے۔ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں اس کے ہاتھوں آ کر پہنچی ہیں، اور نہ جانے کتنے خاندان اس کے ہاتھوں تباہ ہوئے ہوں گے۔ بٹر فلائی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کرسی اٹھائی اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے کرسی زرنکو کے سر پر دے ماری۔ زرنکو کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ بٹر فلائی نے کرسی اس انداز میں ماری تھی کہ زرنکو کے سر پر تو صرف چوٹ لگی، جبکہ کرسی ٹوٹ کر نیچے گر گئی، اور دوسرے لمحے بٹر فلائی نے یکلخت کرسی کا ٹوٹا ہوا بازو اٹھایا جس کا ایک سرا نیزے کی طرح اوپر بن چکا تھا۔ عورت ہونا بے بس کر کے مار رہی ہوں، یکلخت زرنکو نے چیختے ہوئے کہا، اور بٹر فلائی تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسے کھول دو حصے میں دیکھتی ہوں کہ یہ کتنا بہادر ہے جو ایک آدمی سے ایک لمحے میں بے ہوش ہو سکتا ہے، وہ کتنا بہادر ہو سکتا ہے۔ بٹر فلائی نے چیختے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں میڈم کہ ہم یہ تماشا دیکھتے رہیں، اس لیے سوری، عمران نے کہا۔ دوسرے لمحے کٹک کی آواز کے ساتھ ہی گولی زرنکو کے سینے میں گھس گئی، اور زرنکو بدی ہوئی آواز کے ساتھ ہی پھڑکنے لگا ہی تھا کہ بٹر فلائی نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے کی نوکدار سرا زرنکو کی چیخ مارنے کی وجہ سے کھلے ہوئے منہ میں گھونپ دیا، اور زرنکو کے جبڑے کڑاکے سے ٹوٹ گئے۔ بٹر فلائی نے تیزی سے لکڑی واپس کھینچی اور ایک بار پھر اس کے دائیں آنکھ میں گھونپ دی۔ پھر جس طرح مشین چل پڑتی ہے اس طرح بٹر فلائی کا ہاتھ چل پڑا، جبکہ زرنکو اس دوران ہلاک ہو چکا تھا، مگر بٹر فلائی ہسیانی انداز میں چیختے ہوئی مسلسل اس پر وار کیے جا رہی تھی۔ رک جاؤ، یہ مر چکا ہے، عمران نے کہا۔ میں اس کی لاش کی بھی بوٹیاں اڑا دوں گی، اس لیے مجھے ٹھڈے مار کر اس نے مجھے نکالا تھا۔ میں اس کے سامنے روتی رہی تھی، میں نے اس کے پیر پکڑے تھے، میں نے اس کی منتیں کی تھی، میں نے اسے واسطے دیے تھے، لیکن یہ الٹا کہہ کے لگاتا رہا تھا، میں اس کو کچل دوں گی، میں اس کی روح کو بھی کچل دوں گی، میں اس کی۔ بٹر فلائی نے مسلسل وار کرتے اور چیختے ہوئے کہا، لیکن عمران نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا، اور دوسرے لمحے بٹر فلائی نے لکڑی پھینک کر بے اختیار دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگ گئی۔ چلو یہ کس تماشے میں پھنس گئے ہو، تنوین نے بیزار سے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ آؤ بٹر فلائی، تم نے اپنا انتقام لے لیا، اس نے ویسے بھی مرنا ہی تھا۔ عمران نے تنویر کی بات کا جواب دینے کی بجائے بٹر فلائی سے مخاطب ہو کر کہا، اور بٹر فلائی نے بے اختیار ہاتھ چہرے سے ہٹا لیے۔ اس کے چہروں پر آنسو اور مسکراہٹ کے تاثرات بیک وقت موجود تھے۔ ہاں، ہر ظالم نے ایک روز مرنا ہوتا ہے، میں تمہاری بے حد مشکور ہوں کہ تم نے مجھے انتقام لینے کا موقع دیا، میری باقی زندگی سکون سے گزرے گی، بٹر فلائی نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک بار پھر بٹر فلائی کی ٹیکسی میں آگے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ تم اب فلوریڈا جاؤ گے؟ بٹر فلائی نے پوچھا۔ ارے نہیں، ہمارا مشن صرف معلومات حاصل کرنا تھا اور بس، میں مین مارکیٹ میں ہمیں اتار دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب تک تم یہاں ہو میری ٹیکسی تمہارے لیے وقف رہے گی، بغیر کرائے کے، بٹر فلائی نے جواب دیا۔ شکریہ، عمران نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد مین مارکیٹ کے چوک کے عمران نے ٹیکسی رکوائی اور پھر نیچے اترنے لگا۔ جب میری ضرورت ہو تم ٹیکسی آفس فون کر دینا، میں حاضر ہو جایا کروں گی، بٹر فلائی نے کہا۔ اب جب تک تم دوبارہ شادی کر کے طلاق نہیں لے لیتی، اس وقت تک تو ظاہر ہے تمہاری ضرورت پیش نہیں آ سکتی، عمران نے نیچے اترتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور بٹر فلائی کے کہکے سے ٹیکسی گونج اٹھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے پرانے موڈ میں آ گئی تھی، اور عمران نے مسکراتے ہوئے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکالا اور اسے بٹر فلائی کی گود میں پھینک کر تنویر کا ہاتھ پکڑے تیزی سے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ اس عورت کی وجہ سے ہمیں بے حد آسانی ہو گئی، ورنہ شاید اتنی آسانی سے نہ اس رنگوں تک پہنچ سکتے اور اس انداز میں نہ معلومات حاصل کر سکتے، عمران نے ہجوم کے درمیان چلتے ہوئے تنویر سے کہا، اور تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ کیا تم ایک ساتھی کو برکلے کا مطلوبہ آدمی فلوریڈا بنا کر لے جائے گا؟ تنویر نے پوچھا۔ نہیں، برکلے یقیناً بلیک تھنڈر کا سپر ایجنٹ ہوگا، اور ایسے آدمی سے وہ مطمئن ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ فلوریڈا یہاں سے کافی دور ہے، ہمیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے ایک دن لگ جائے گا، اور اس دوران زرنکو کی موت کی خبر اس تک پہنچ ہی جائے گی، عمران نے کہا۔ تو پھر تمہیں اس سے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اچانک وہاں پہنچ جاتے اور اس سے خبر تک نہ ہوتی، تنویر نے کہا۔ برکلے کی حیثیت متعین کرنے کے لیے یہ اقدام ضروری تھا تاکہ غلط آدمی کے پیچھے وقت ضائع نہ کرتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ برکلے بھی مڈل مین ثابت ہوتا، اس لیے میں نے مافیا کا نام نہ لیا تھا۔ معلوم ہے کہ وہ اب مافیا کے چکر میں پڑا رہے گا، عمران نے کہا، اور تنویر نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اب اسے عمران کے اقدام کی صحیح توجہ سمجھ میں آتی ہے۔ مارکیٹ کے دوسرے سرے سے عمران نے ٹیکسی کی بجائے
ऑटो ली और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस होटल में पहुंच गए। इमरान फ्लोरिडा जाने के इंतजामात में मसरूफ हो गया, जबकि तनवीर दो साथियों को अब तक होने वाले वाक़यात की तफसील बताने लगा। एक दफ्तर के अंदाज में सजाए कमरे में एक बड़ी मेज़ के पीछे लंबे कद, भारी जिस्म और भारी चेहरे का मालिक आदमी, जिसके जिस्म पर कीमती सूट था, रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। इसके हाथ में एक फाइल थी और सामने मेज़ पर कीमती शराब की एक बोतल मौजूद थी। वो शराब और सिगरेट के कश लेकर इस अंदाज में कुर्सी पर झूल रहा था जैसे रेल सफ़र के बाद उसे पहली बार आराम करने का मौका मिला हो। ये ब्लैक थंडर एजेंट बर्कले था और ये दफ्तर उसकी ज़ाती मलकियत होटल 4 स्टार्स के खुफिया तहखानों में वाक़या था। मेज़ पर एक फ़ाइल बंद पड़ी हुई थी और पेशानी पर शिकनें मौजूद थी, जैसे वो शराब और सिगरेट पीने के साथ ज़हनी तौर पर भी मसरूफ़ हो कि अचानक सामने पड़े हुए 4 रंगों के फ़ोन सेट में से सफ़ेद रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, बर्कले ने सख्त लहजे में कहा। फ्रीडम से बात करें बॉस, अब इससे राब्ता हो सका है। दूसरी तरफ से एक मौतमाना आवाज़ सुनाई थी। यस, बात कराओ, बर्कले ने कहा। हेलो फ्रीडम बोल रहा हूँ रिकागो से। चंद लम्हों के बाद एक आवाज़ सुनाई दी। बर्कले बोल रहा हूँ फ्रीडम, बर्कले ने कहा। यस बॉस, क्या हुक्म है? फ्रीडम ने उसी तरह मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। माफिया का एक आदमी नाराग के रूसलम बार में मिली तंजीम वाइट ब्लड के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था कि ज़रिंगो ने उसे पकड़ लिया। उसने बताया कि वो माफिया का आदमी है। उसने अपना नाम टॉलबरी बताया है। मैं फ़ोन पर इससे खुद बात की है। उसने मुझे माफिया के जोन के चीफ हेनरी ऑर्नल्ड का हवाला भी दिया है और मैंने उस आदमी को फ्लोरिडा मंगवा लिया है। तुम माफिया के नॉर्थ जोन में काम करते हो, मालूम करके मुझे बताओ कि माफिया को वाइट ब्लड से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है, बर्कले ने कहा। बॉस, पूरे नॉर्थ जोन में टॉलबरी नाम का कोई आदमी सिरे से मौजूद ही नहीं। दूसरी तरफ से फ्रीडम ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है? बर्कले ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। आपको मालूम तो है कि मैं नॉर्थ जोन माफिया के हेड ऑफिस में काम करता हूँ। मुझे नॉर्थ जोन के तमाम छोटे बड़े एजेंटों के नाम जुबानी याद हैं। दूसरी बात यह कि अगर हेनरी ऑर्नर ने यह काम इस आदमी के ज़िम्मे लगाया होता तो माफिया के असूल के मुताबिक उसकी बाकायदा फाइल बनती और तमाम फाइलें भी मेरी ही तहवील में रहती हैं और इनमें वाइट ब्लड की कोई फाइल नहीं है, फ्रीडम ने जवाब दिया। ओ हैरत है, बहरहाल तुम मज़ीद इंक्वायरी करो, बर्कले ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और बर्कले ने होठ भींचते हुए रिसीवर रख दिया। फिर सुर्ख रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रोसलम बार, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। ज़रिंगो से बात कराओ, मैं बर्कले बोल रहा हूँ फ्लोरिडा से। उस बर्कले ने तेज लहजे में कहा। ओ सर, मैं रॉडी बोल रहा हूँ, बॉस ज़रिंगो को कत्ल कर दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया और बर्कले भी इख्तियार कुर्सी पर उछल पड़ा। कब की बात है? बर्कले ने इंतहाई तेज लहजे में पूछा। 1 दिन पहले की बात है, बॉस से मिलने एक अहम पार्टी आई थी। उसने बॉस को इसके खुफिया अड्डे में कॉल किया क्योंकि बॉस दफ्तर से उठकर अपने खुफिया अड्डे में गया था और फिर वापस ना आया था। लेकिन जब वहाँ से किसी ने कॉल अटेंड ना की तो मैं खुद वहाँ गया। वहाँ बॉस ज़रिंगो एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधी हुई हालत में था। इसके सीने में गोली मारी गई थी। उसके साथ साथ इस पर इंतहाई बेरहमाना अंदाज में तशद्दुद भी किया गया था। एक कुर्सी भी टूटी हुई थी। इस कुर्सी के एक नोकदार लकड़ी से बॉस के जबड़े गर्दन तक फटे हुए थे और जिसमें इंतहाई बहीमाना अंदाज में जख्म डाले गए थे और अड्डे में बॉस के 4 साथी भी गोलियों से छलनी पड़े हुए मिले, जबकि इसका बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। रोडी ने जवाब दिया। ओह, ज़रिंगो तो 1 रोज़ पहले मुझे फ़ोन किया था कि उसके आदमियों ने बाहर से किसी ऐसे आदमी को पकड़ा है जो वाइट ब्लड के बारे में इंक्वायरी कर रहा था और ज़रिंगो ने इस आदमी से मेरी बात भी कराई थी, बर्कले ने हैरत भरे लहजे में कहा। ऐसा आदमी अगर पकड़ा जाता तो मुझे ज़रूर इल्म होता जनाब, क्योंकि मैं बार इंचार्ज हूँ। अलबत्ता स्पेशल फ़ोन वहाँ अड्डे पर लिंक्ड हालत में पड़ा हुआ मिला और जब ये फ़ोन लिंक्ड हो तो फिर बॉस की होने वाली कॉल इसी फ़ोन पर जाती है, रोडी ने जवाब देते हुए कहा। कातिलों का कुछ पता चला? बर्कले ने पूछा। नहीं जनाब, हम तलाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, बर्कले ने कहा और एक झटके से रिसीवर कुरियर पर पटक दिया। उसके चेहरे पर अब शदीद तशवीश के आसार उभर आए थे। ये सब क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? बर्कले ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो यकलख्त एक ख्याल के आते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, कहीं ये इमरान और उसके साथियों की कारगुजारी ना हो, वो वापस आ गए हों, बर्कले ने कहा। उसके साथ ही उसने तेज़ी से वही सफ़ेद रंग वाले फ़ोन का रिसीवर उठाया और उसके नीचे लगा हुआ एक बटन दबाकर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, वाइल्ड क्लब। राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। बर्कले बोल रहा हूँ क्विज,
बर्कले ने तेज लहजे में कहा। ओह यस बॉस। दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में कहा, क्या तुमने पाकिस्तानी एजेंट इमरान और उसके साथियों की वापसी की तस्दीक तो की थी ना? बर्कले ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। कहाँ तक चेक किया था तुमने? बर्कले ने पूछा। रीडो एयरपोर्ट तक बॉस। जहाज वहाँ रुका था और वो लोग लॉन्च में आए थे, लेकिन फिर मेरे आदमियों के सामने दोबारा जहाज पर चले गए। फिर जहाज रवाना करके ही मेरे आदमी वापस आए थे। आपको तो मालूम है कि एक्रीमिया का आखिरी एयरपोर्ट है, इसने जवाब देते हुए कहा। अब तुम इससे आगे बल्कि पाकिस्तान तक उन्हें चेक करो। फ्लाइट रिकॉर्ड से तुम्हें इसका इल्म हो जाएगा और फिर मुझे फौरी तौर पर रिपोर्ट करो कि ये लोग कहीं रास्ते में उतरे हैं या पाकिस्तान पहुंच गए थे। बर्कले ने कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और बर्कले ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उसी सफ़ेद फ़ोन की घंटी बज उठी और बर्कले ने रिसीवर उठा लिया। यस। बर्कले ने कहा। कुछ बात करना चाहता है बॉस। दूसरी तरफ से इसके सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस, बात कराओ। बर्कले ने कहा। हेलो बॉस, कुछ बोल रहा हूँ बॉस। इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। ये लोग मेक्सिको के एयरपोर्ट पोर्टिला पर ड्रॉप हो गए थे और बॉस, मैंने जो रिकॉर्ड चेक किया है इसके मुताबिक 2 रोज़ बाद एक औरत और 4 मर्द जो एक्रीमी थे इकट्ठे पोर्टिला से एक फ़्लाइट के ज़रिए वापस नाराक पहुँचे। इनके बारे में जो तफसीलात मुझे पोर्टिला से मिली हैं उनके मुताबिक इन 5 के कदोकामत बिल्कुल वैसे ही थे। कुछ ने तफसील बताते हुए कहा। इनके नाम, हुलिये और कदोकामत सेक्रेटरी को नोट करा दो। बर्कले ने कहा और रिसीवर रख दिया। तो ये चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस की कॉल और इन लोगों की वापसी सब फ्रॉड है। ये लोग वापस आ गए हैं, बर्कले ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर 10 मिनट बाद उसने दोबारा सफ़ेद पॉन का रिसीवर उठा लिया। यस बॉस। दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। सुनो, क्विस ने जो नाम और हुलिये बताए हैं वो नाराक में गैलॉर्ड को नोट करा दो और उससे कहो कि वो फौरी हरकत में आ जाए और मालूम करे कि ये लोग नाराक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कहाँ गए और अब कहाँ मौजूद हैं और मुझे फौरी रिपोर्ट दे। गैलॉर्ड को बता देना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटों के अंदर ये मालूमात हासिल करके मुझे रिपोर्ट दे। बर्कले ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा किया और बर्कले ने रिसीवर रख दिया और फिर उसने एक बार फिर सामने पड़ी हुई फाइल खोल दी और इसके मुताबिक इसमें मुताले में मसरूफ़ हो गया। ये वही फाइल थी जो इसने ज़रिंको के ज़रिए जुपिटर से मंगवाई थी और फाइल देखते ही उसके जहन में अचानक एक ख्याल आया और चौंक पड़ा कि अगर ज़रिंको के कातिल इमरान और उसके साथी हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें जुपिटर से ये मालूम हो गया था कि उसने फाइल कहाँ भेजी थी और वहाँ से उन्हें ज़रिंको के मुतल्लिक मालूमात मिली होंगी। उसने जल्दी से एक बार फिर वही सफ़ेद रंग वाले फ़ोन का रिसीवर उठाया। यस बॉस। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। गैलॉर्ड को अहकामात पहुँचा दिए हैं? बर्कले ने पूछा। यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया। नाराक में जुपिटर को तलाश करके मेरी इससे फौरी तौर पर बात कराओ। बर्कले ने कहा और रिसीवर रख दिया। 10 मिनट बाद सफ़ेद फ़ोन की घंटी बज चुकी और बर्कले ने रिसीवर उठा लिया। यस। बर्कले ने कहा। मास्टर जुपिटर से बात कीजिए जनाब। दूसरी तरफ से इसके सेक्रेटरी ने कहा। हेलो। बर्कले बोल रहा हूँ। बर्कले ने क्लिक की आवाज़ सुनते ही कहा। जुपिटर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से जुपिटर की आवाज़ सुनाई दी। जुपिटर, इमरान और उसके साथी तुमसे टकराए थे? बर्कले ने पूछा। टकराए थे का क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जुपिटर ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक पार्टी इस पैकेट के बारे में मालूमात करती हुई रॉजर क्लब पहुंची है जो तुमने मेरे कहने पर रॉजर क्लब के काउंटर पर पहुंचाया था। मेरा मतलब है अली इमरान वाली फाइल। मैंने वहां से वो पैकेट रोसलम बार के ज़रिंको के हाथ मंगवा लिया था और अब मुझे इत्तला मिली है कि ज़रिंको को उसके खुफिया अड्डे में कुर्सी से बांधकर इस पर इंतहाई भयानक तशद्दुद किया गया है और फिर उसे गोली मार दी गई है। मैंने मज़ीद रिपोर्टें हासिल की हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान और उसके साथी पाकिस्तान नहीं पहुंचे बल्कि वो मेक्सिको के एयरपोर्ट पोर्टिला पर ड्रॉप हो गए थे और 2 रोज़ बाद नए नामों और मेकअप के साथ वापस नाराक पहुंचे हैं। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि इस फाइल के मुतालिक सिर्फ तुम जानते थे या मैं। फिर उन्हें किस तरह इस फाइल के बारे में इल्म हो गया? बर्कले ने तफसील बताते हुए कहा। ओहो, हैरत है, इंतहाई हैरत है। मुझसे तो कोई भी बात नहीं हुई और ना ही मेरे किसी आदमी से वो टकराए हैं। जुपिटर ने जवाब देते हुए कहा। फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं से इल्म ज़रूर हुआ है। तुम इस बारे में ज़रूरी तहकीकात करो। हो सकता है वो आदमी जो पैकेट लेकर रॉजर क्लब किया था उनके हाथ लग गया हो या फिर वो लोग तुमने अहकामात दिए होंगे। बर्कले ने कहा। ठीक है, मैं ज़रूर तहकीकात करूँगा, बल्कि अब मैं दोबारा इमरान और उसके साथियों के बारे में भी मालूमात हासिल करता हूँ। जुपिटर ने जवाब देते हुए कहा।
वो लोग अब मेरे पीछे पड़ गए हैं और मैंने उनकी चेकिंग और इंतज़ाम कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारे मैदान में आने की ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें खुद ही संभाल लूँगा, बर्कले ने कहा। ठीक है, दूसरी तरफ से जुपिटर ने जवाब दिया और बर्कले ने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद सफ़ेद फ़ोन की घंटी बज उठी और बर्कले ने रिसीवर उठा लिया। यस, बर्कले ने तेज लहजे में कहा, बॉस गेलॉर्ड आपसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई थी। यस, बात कराओ, बर्कले ने कहा। हेलो बॉस, गेलॉर्ड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक दूसरी आवाज़ सुनाई थी। यस, क्या रिपोर्ट है, बर्कले ने पूछा। बॉस, ये ग्रुप एयरपोर्ट से एक टैक्सी में बैठकर होटल इंटरनेशनल पहुंचा है, फिर 2 आदमी होटल से काफ़ी देर तक गायब रहे। इसके बाद ये ग्रुप होटल छोड़कर स्पेशल फ्लाइट से फ्लोरिडा रवाना हो गया है, गेलॉर्ड ने जवाब दिया। कब रवाना हुए हैं, बर्कले ने होंठ भींच कर पूछा। जनाब, कल रात की स्पेशल फ्लाइट से वो पहुंच भी चुके होंगे, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। क्या उन्हीं हुलियों और कागजात में रवाना हुए हैं जिनकी तफसीलात तुम्हें बताई गई थी, बर्कले ने पूछा। यस बॉस, दूसरी तरफ से गेलॉर्ड ने जवाब दिया। ठीक है, बर्कले ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। तो ये बात अब तय हो गई कि इमरान और उसके साथी वापस नाराक पहुंचे और फिर वहां से मेरा क्लू हासिल करके अब फ्लोरिडा पहुंच गए हैं। गुड, इसका मतलब है कि इस इमरान और उसके साथियों की मौत आखिरकार मेरे ही हाथों लिखी हुई है, बर्कले ने बड़बड़ाते हुए कहा। और एक बार फिर हाथ बढ़ाकर उसने सफ़ेद फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई थी। हीरल्ड से मेरी बात कराओ फौरन, बर्कले ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद घंटी बज उठी। यस, बर्कले ने एक बार फिर रिसीवर उठाते हुए कहा। हीरल्ड से बात कीजिए बॉस, दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई थी। हेलो बॉस, हीरल्ड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और आवाज़ सुनाई थी। हीरल्ड, सेक्रेटरी से एक औरत और 4 मर्दों के नाम, हुलिये और दूसरी तफसीलात हासिल कर लो। ये पाकिस्तानी एजेंट है और मुझे तलाश करते हुए नाराक से एक स्पेशल लाइट पर फ्लोरिडा पहुंचे हैं। लोग मेकअप के भी माहिर हैं और इंतहाई ख़तरनाक एजेंट हैं। पूरी तंजीम को इनकी तलाश में लगा दो और इनमें से जो भी नजर आए उसे एक लम्हा साया किए बगैर गोलियों से उड़ा दो। किसी तस्दीक वगैरह या उनकी गिरफ्तारी वगैरह के चक्कर में हरगिज़ ना पड़ना। जो भी मशकूक आदमी नजर आए उड़ा दो। एयरपोर्ट से मालूमात हासिल कर लेना। ये एयरपोर्ट से यकीनन किसी टैक्सी में बैठकर किसी होटल में ही पहुंचे होंगे और इनके बारे में और इनके हुलिये और कदोकामत की तफसील भी मिल चुकी हैं, इसलिए ये गफलत में होंगे कि इसके बावजूद तुमने पूरी तरह मोहतात रहना है। मैं अब स्पेशल प्रोजेक्ट पर जा रहा हूँ, तुमने मुझे रिपोर्ट अब XC ट्रांसमीटर पर देनी है, समझ गए हो, बर्कले ने उसे तफसीली हिदायत देते हुए कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से हेरोल्ड ने जवाब दिया। मुझे हर सूरत और हर कीमत पर इन लोगों की लाशें चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें पूरा शहर ही क्यों ना उड़ाना पड़ जाए। Like, comment, share, press the bell icon.